6 अध्याय 8 सामाजिक विज्ञान। विविधता में एकता या एक में अनेक। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए एक स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। श्री अरविंद का स्टेटमेंट। महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? भारत की विविधता के कौन कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? समृद्ध विविधता। यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं सुनेंगे और विभिन्न लिपियों को देखेंगे। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से लाए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यही भारत की समृद्ध विविधता और समानता, यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदायों का व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। आइए पता लगाएं। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में कम से कम 5 सहपाठियों और उनके माता पिता के जन्म स्थानों तथा उनकी मातृभाषाओं और उनके ज्ञात अन्य भाषाओं की सूची बनाइए। विविधता के परिप्रेक्ष्य में इस गतिविधि के परिणामों पर चर्चा करें। विविधता वास्तव में सुंदर, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी में से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट स्मिथ से विस्मयपूर्वक कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। विविधता में एकता का अर्थ क्या है? हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझेंगे और व्यक्त करेंगे? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। सभी के लिए भोजन। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों न सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजनों और पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ और गेहूँ, बाजरा, ज्वार और रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियां और तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री एकता से विभिन्न प्रकार की विविधता, अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों और दालों की कुछ उदाहरणें यहाँ पे दी गई हैं। कोलम चावल, बाजरा, पुन्नी चावल, सोनी मसूरी, ज्वार, अरहर, मक्का, छोले चने, इस सब क्षेत्रों में पाया जाता है। अरहर दाल, छोले, बाजरा, चावल, मसूर दाल, बासमती, मूंग दाल, चना दाल, लोबिया, राजमा, ये सब इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। चावल, अरहर दाल,
आइए पता लगाएं कक्षा की एक गतिविधि के रूप में अपने घर में उपयोग की जाने वाली भोजन सामग्री, अनाज, मसालों आदि की सूची बनाइए। किसी भी एक हरी सब्जी को लीजिए एवं विचार कीजिए कि उससे आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। वस्त्र एवं परिधान। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों ने वस्त्रों को परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला और विभिन्न प्रकार के सूत या धागों से बना एक लंबी परिधान साड़ी है। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। बनारसी, काजीवरम, पैठानी, पाटन पटोला, मूंगा या मैसूर रेशमी साड़ियाँ के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। सूती साड़ियों के और भी प्रकार हैं। वैशाली वर्तमान बिहार में से प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति यहाँ पे दी गई है। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र साड़ी के सैकड़ों प्रकार के रूप होते हैं। इन्हें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा ले होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े पर की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी पूर्व वैशाली आज के बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है, व्याख्या कीजिए। बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूती उत्पादन करता रहा और उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुंदर स्थानों तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छीट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छीट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। उकेरी गई आकृति। एक डिज़ाइन जो समतल सतह से ऊपर उकेरी गई हो, यह पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका, सेरेमिक या अन्य सामग्री की बनी हो सकती है। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने और पहनने के नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा यह एक ही प्रकार का परिधान है, साड़ी है। महिलाएं साड़ी का प्रायः एक परिधान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उपयोग करती है। दक्षिण भारत से बच्चे को के लिए झूला बनाया गया, मछली पकड़ने के लिए यहाँ यूज़ हो रहा है। कुछ धान अनाज रखने के लिए, बारिश से बचने के लिए। विविध शताब्दी में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विभिन्न तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती रही हैं। चित्र 8.4 में 6 चित्र के माध्यम से इसे रचनात्मक उपयोग को दर्शाया गया है। क्या आप ऊपर दिए गए चित्रों से यह पहचान सकते हैं साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया है? क्या आप साड़ी के अन्य उपयोगों से परिचित हैं अथवा क्या आप उससे अन्य उपयोग को भी कल्पना कर सकते हैं? सामान ले जाने के लिए एक उसका यूज करना है और ये सोने के लिए, किसी चीज़ पे बिछाने के लिए। जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े, फैब्रिक तथा उपयोग को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया? त्योहारों की विविधता।
भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्यौहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे, जैसे कि 14 जनवरी के आसपास मनाए जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। मानचित्र लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्यौहार को विभिन्न नामों से प्रदर्शित करता है। मकर संक्रांति को देखिए, केरला में पोंगल, तमिलनाडु साइड में मकर विलाक्कू बोला जाता है। इधर आंध्र प्रदेश में पेंडा पंडुगा मकर संक्रांति बोला जाता है। इधर मकर संक्रांति यहाँ उत्तरायण बोला जाता है। गुजरात साइड में मध्य क्षेत्र में बोला जाता है मकर संक्रांति। खिचड़ी पर्व यहाँ बिहार और इधर के क्षेत्र में। इधर पंजाब में लोहड़ी, माघी, शिशुर संक्रांति इधर बोला जाता है। इधर के क्षेत्र में माघ बिहू, असम में पौष या संक्रांति बोला जाता है। इधर मकर संक्रांति। इस सभी क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है? यह आपके क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं यह भारत के किसी अन्य भाग में भी वस्तुतः किसी अन्य नाम से मनाया जाता है? अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख त्यौहार एवं देशों के विभिन्न भागों में जिन नामों को पुकारा जाता है उनकी सूची बनाई है। महाकाव्य का विस्तार। महाकाव्य क्या होता है? सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महानायकों एवं योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे अधिक साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीकी आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है? मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजन कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग भारतीय भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र से 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तन हो गया है। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य रामायण एवं महाभारत है। अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों को समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाई कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण में हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं, उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य हैं। रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र 18वीं शताब्दी हिमाचल प्रदेश से लिया गया है। दर्शाए गए प्रसंग की पहचान कीजिए, उनसे संबंधित घटनाओं पर क्लास में चर्चा कीजिए। 2 शताब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्य भारत एवं भारत के बाहर अनुवाद व रूपांतरित किया जाता रहा है। इसके साथ ही इसके अनगिनत लोक संस्करण भी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अपने संस्करण भी है। उन्होंने इस महाकाव्य के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजाति समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप
से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है, की अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए हैं। इनके साथ ही ये किंवदंतियाँ भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र सभी या कोई एक, सामान्यतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके पुत्र शत्रु दुर्योधन एवं चचेरे भाई उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्र में आए। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 126 पर उल्लेख किया था, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां महानायक पांडव न हो, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। पंच पांडव तमिलनाडु में नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर, इरूला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण करता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्यचर्या के दौरान करेंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती है। आगे बढ़ने से पहले, भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं और परिधानों, भोजन, त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती है।